राजीव दीक्षित एक ऐसा नाम था जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के खिलाफ आवाज उठाते थे और उसे चैलेंज करते थे। जो व्यक्ति स्वदेशी को प्रमोट करते थे और दिल से भारत के लिए जीते थे। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जो कहते थे कि भारत को अपना इकोनॉमी, अपना संस्कृति और अपना स्वाभिमान हमें वापस चाहिए। एक दिन उनकी डेथ बहुत ही मिस्टीरियस रूप से हो जाती है। 29 नवंबर 2010 को चंडीगढ़ के बेमेतरा शहर में राजीव दीक्षित एक गेस्ट हाउस के बाथरूम में पिछल कर गिर जाते हैं। तब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पे डॉक्टर बोलता है कि राजीव दीक्षित जी को हार्ट अटैक आया था और उनकी डेथ हो चुकी है और बस कहानी खत्म। राजीव दीक्षित जी के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया जाता है और जल्दी से जल्दी बाबा रामदेव के कहने पे प्राइवेट जेट से हरिद्वार ले जाया जाता है और उनके बॉडी को जल्दी से जला दिया जाता है। राजीव दीक्षित जी अपने एक वीडियो में बताते हैं कि उनका शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल पूरा नॉर्मल है और वो पिछले 20 साल तक डॉक्टर के पास भी नहीं गए। अगले 15 साल तक उन्हें डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। तब उनकी डेथ अचानक से हार्ट अटैक से कैसे हो जाती है। राजीव दीक्षित जी के जो करीबी लोग हैं वो बताते हैं कि राजीव दीक्षित जी का एक प्री प्लान मर्डर किया गया है और उनके मर्डर का मेन विक्टिम बाबा रामदेव है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजीव दीक्षित जी का नेचुरल डेथ हुआ था या एक प्री प्लान मर्डर था। आज की इस वीडियो में हम राजीव दीक्षित के डेथ से रिलेटेड ऐसे ऐसे फैक्ट्स को खोलेंगे जो शायद ही आप कभी जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजीव दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में 1967 को हुआ था। वो बचपन से ही बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, जिसके कारण वो आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट भी रह चुके थे। लेकिन उन्होंने अपना डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही आईआईटी कानपुर से ड्रॉप आउट ले लिया। 1984 का भोपाल गैस ट्रेजेडी उनके लाइफ का मेन टर्निंग पॉइंट बना था। उन्होंने इस ट्रेजेडी का जिम्मेदार बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज को माना और वो सारे कंपनीज का विरोध भी किया और इसी के कारण राजीव दीक्षित जी बहुत पॉपुलर हो गए और उनकी फॉलोइंग लाखों में हो गई। और यहीं से शुरू हुई राजीव दीक्षित जी की देश के लिए स्वदेशी की लड़ाई। 1991 में जब इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट होता है तब गवर्नमेंट विदेशी कंपनी के लिए अपना दरवाजा पूरी तरह से खोल देती है। तब इंडिया में विदेशी कंपनी आती है और जिसके कारण इंडिया का जीडीपी और इकोनॉमिक तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा साइड इम्पैक्ट भी हो रहा था। इंडिया के जितने भी स्मॉल बिजनेसेस थे उनका प्रोडक्ट बिकना बिल्कुल बंद हो चुका था, जिसके कारण उस टाइम इंडिया के कई छोटे बड़ी कंपनीज बंद होने लगी। तब राजीव दीक्षित ने 1992 में आजादी बचाओ आंदोलन शुरू किया। ये एक मोमेंट था जो कहता था कि भारत के लिए भारत का प्रोडक्ट चाहिए, हमें विदेशी प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। इसी टाइम राजीव दीक्षित ने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कोका कोला, पेप्सी और एलोपैथी मेडिसिन मैन्युफैक्चर कंपनीज के खिलाफ जमकर बोलना शुरू कर दिया, खास करके पेप्सी और कोका कोला पे। उन्होंने पेप्सी और कोका कोला पे एलिगेशन लगाया कि वो इंडियन कंज्यूमर को पॉइजन दे रही है। और वहीं दूसरी तरफ राजीव दीक्षित ने आयुर्वेद, योग और इंडियन कल्चर को जमकर प्रमोट करना शुरू कर दिया। अगर आपने राजीव दीक्षित की वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि वो हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद और घरेलू उपाय से बताते थे। जैसे कि खांसी ठीक करना हो तो अदरक और लहसुन का रस इस्तेमाल करो। राजीव दीक्षित की लाइफ में एक और टर्निंग पॉइंट आता है 2004 में, जब उनका मुलाकात बाबा रामदेव से होता है। दोनों का विजन सेम था, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। उन्होंने साथ में मिलकर भारत स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। ये एक ऐसा आंदोलन था जो सिर्फ योग और आयुर्वेद तक रुकने वाला नहीं था, बल्कि यह इंडियन पॉलिटिक्स में भी कदम रखने वाला था। राजीव दीक्षित चाहते थे कि आने वाले 2014 के इलेक्शन में ये आंदोलन अपनी कैंडिडेट खड़ा करेगी, लेकिन इनकी ये बात शायद कई लोगों को पसंद नहीं आती है। राजीव दीक्षित की बातों में इतनी ताकत थी कि वो बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स लीडर को हिलाने की हिम्मत रखते थे। लेकिन जब कोई इतना बड़ा लड़ाई लड़ता है तो उसके दुश्मन भी बहुत सारे हो जाते हैं और यही दुश्मनी हमें लेकर चलता है राजीव दीक्षित के लाइफ के उस एंड में जहां हर चीज खत्म हो जाता है। 30 नवंबर 2010 को राजीव दीक्षित की 43rd बर्थडे के दिन ही उनकी डेथ हो जाती है। राजीव दीक्षित को कई धमकी भी मिली हुई थी जान से मारने के लिए। हाँ, धमकियाँ तो बहुत आई हैं, केस वो नहीं कर पाए। धमकियाँ तो बहुत आई, अभी भी आती है। सबसे ज्यादा धमकी पेप्सी कोका कोला से आती है।
क्योंकि ये अभियान हमने शुरू किया उसमें सबसे ज्यादा मार अगर पड़ी है तो पेप्सी कोका कोला को पड़ी। इस वीडियो को लेकर मैं कोई भी बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बनाना चाहता हूं, इसीलिए इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा। राजीव दीक्षित के डेथ से रिलेटेड कोई भी बड़ा ऑफिशियल रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है जिससे उनके हार्ट अटैक को मर्डर कहा जा सके। ईयर 2019 में पीएमओ ने राजीव दीक्षित के मिस्टीरियस डेथ पे इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश देती है, लेकिन आज उसके 6 साल हो गए हैं। इसके बावजूद भी आज तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट पीएमओ के तरफ से इशू नहीं किया गया है। राजीव दीक्षित की डेथ आज भी बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है और ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक किसी से सॉल्व नहीं हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू। जय श्री राम।